बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and merciful. This is class 6 and period is science, and today we are going to study about chapter number 8, and that is forces. In our previous lecture we have discussed about chapter number 7, and today we are going to discuss about chapter number 8, name is forces. Students, आपने अपनी डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ करते हैं उन पर कभी गौर किया है? जिस तरह के हम अपनी डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम जब टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, हम ब्रशिंग करने जा रहे होते हैं तो हम टूथपेस्ट को क्या करते हैं, स्क्विज करते हैं। उसकी जो ट्यूब है उसको जब स्क्विज करते हैं तो आगे से फिर टूथपेस्ट बाहर आता है जो हम अपने ब्रश पर अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, स्क्विज किया है टूथपेस्ट को। जब स्क्विज किया तो उसमें क्या किया हमने, यहाँ पर एक पुशिंग का प्रोसेस किया है, हमने उसको पुश किया है और पुश करने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर जो टूथपेस्ट है वो उसकी ट्यूब से आउटसाइड आ जाता है। इसी तरह से जब हमें लाइट ऑन करनी होती है, फैन ऑन करना होता है, तो हम स्विच के ऊपर स्विच को पुश करते हैं। जब स्विच को पुश करते हैं तो लाइट और फैन ऑन हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी डेली लाइफ में भी पुशिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। हम जब पुश करते हैं तो फिर हमारा जो भी डिज़ायरेबल वर्क है वो हो जाता है। हमें टूथपेस्ट चाहिए, हमने उसको स्क्विज किया यानी हमने उसको पुश किया, और पुश करने के बाद वहाँ से हमें टूथपेस्ट मिल जाता है जिसे हम अपने ब्रश पर अप्लाई करते हैं और यूज़ करते हैं। इसी तरह हम अपने स्विच को जब पुश करते हैं, स्विच को पुश करने के बाद लाइट और फैन ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम स्क्विज कर रहे हैं या फिर स्विच को पुश कर रहे हैं। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, पुशिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पर थिंग्स को हम पुश कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप देखें तो हम क्या करते हैं, आप मॉर्निंग में प्रिपेयर होते हैं स्कूल आने के लिए, जब आप रेडी होते हैं उसके बाद आप अपने बैग को लिफ्ट करते हैं और अपने शोल्डर पर उसको हैंग करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बैग को लिफ्ट कर रहे हैं, शोल्डर पे हैंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम पुलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। हम कुछ एक्टिविटीज़ में पुशिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं, कहीं पर हम चीज़ों को पुल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हम जब बैग को लिफ्ट कर रहे हैं, बैग को हैंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम पुल कर रहे हैं। यानी जब भी हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट को यूज़ करते हैं, हम पुश कर रहे होते हैं, और जब हम बैग को आप अपने बैग को शोल्डर पर हैंग कर रहे हैं तो आप पुल कर रहे हैं। ये जो पुश और पुल है, दिस पुश एंड पुल इज कॉल्ड एज फोर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोर्सेस। फोर्सेस क्या होती हैं, पुश एंड पुल इज कॉल्ड एज फोर्स। कोई भी आप किसी भी चीज़ को जब पुश कर रहे हैं, इट मीन्स आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब आपने उस ट्यूब को स्क्वीज किया, उसको पुश किया, आपने वहाँ पर फोर्स अप्लाई करी। इसी तरह जब बैग को हैंग कर रहे हैं तो आप वहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसको पुल कर रहे हैं। और ये जो पुश एंड पुल है, आप किसी भी चीज़ को पुश करते हैं, पुल करते हैं, वो क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या हो गई, फोर्स इज द पुश एंड पुल ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो वो फोर्स कहलाता है। जैसे आप चेयर पर बैठे होते हैं, जब आप चेयर से उठते हैं तो आप अपनी चेयर को पीछे की तरफ पुश कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपको चेयर अपने पास लानी होती है तो आप उसे क्या करते हैं, अपनी तरफ पुल कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। ये पुश और पुल फोर्स कहलाता है।
इसी तरह अगर हम देखें कि जो हमें किस तरह से पता चलता है कि फोर्स एग्जिस्ट करती है, फोर्स आपको पता चल गया कि पुश या पुल को हम क्या कह रहे हैं, फोर्स कह रहे हैं। तो अब हमें कैसे पता चलता है कि फोर्स एग्जिस्ट करती है, हाउ डू वी नो दैट फोर्स एग्जिस्ट, किस तरह पता चलता है हमें फोर्स मौजूद है, बाय द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट्स, यानी हमें किस तरह पता चल रहा है, बाय द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस या फोर्स कर लीजिए ऑन ऑब्जेक्ट। हमें किस तरह पता चलता है कि यहाँ फोर्स मौजूद है, हमें उस ऑब्जेक्ट के होने वाले इफेक्ट से पता चलता है कि यहाँ पर फोर्स मौजूद है, फोर्स एग्जिस्ट करती है। जब हमने ट्यूब को स्क्वीज किया, हमने उसे पुश किया, तो वहाँ पे इफेक्ट क्या आया, वहाँ पर जो टूथपेस्ट है वो आउटसाइड आ गया। आप किसी भी किस्म की ट्यूब को जब स्क्वीज करेंगे तो उसका मटेरियल जब बाहर आएगा तो वो क्या हुआ, इफेक्ट हो गया। इसी तरह आप चेयर को आगे या पीछे मूव कर रहे हैं तो वहाँ पर उस चेयर की पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पे उसका इफेक्ट शो हो रहा है। आप किसी भी चीज के ऊपर अगर अपनी फोर्स लगाते हैं और अगर उसे डैमेज कर देते हैं, यहाँ पर अगर मैं इस चॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये चॉक टूट जाएगी। अब यहाँ पे ये आपको इफेक्ट नजर आ रहा है कि पहले ये चॉक इस कंडीशन में थी, अब ये 2 पीसेस में डिवाइड हो गई है, तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, हमें फोर्स का इफेक्ट नजर आ रहा है। इसी तरह से जब अर्थक्वेक आते हैं, जलजले या तूफान आते हैं, या फिर जो है कोई साइक्लोन होता है, तो फिर हमें क्या ग्रेट इफेक्ट नजर आ रहा होता है। अर्थक्वेक से क्या होता है, ज्यादा डैमेज होता है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, बहुत ज्यादा लॉस होता है, मटेरियल्स का भी और लाइफ्स का भी लॉस होता है। तो ये जो तमाम इफेक्ट हैं, इनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट हुई है, फोर्स अप्लाई हुई है, यहाँ पर फोर्स मौजूद थी और ये उसके इफेक्ट है, ये उसका रिजल्ट आपके सामने आ रहा होता है। तो फोर्स क्या हो गई, फोर्स इज द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और फोर्स कैसे हमें पता चलती है कि यहाँ फोर्स अप्लाई हुई है, फोर्स मौजूद थी, बाय द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज के ऊपर जब इफेक्ट आ रहा होता है तो हमें पता चलता है यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट हुई है, अप्लाई हुई है फोर्स। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम देखें कि हमने फोर्सेस देख लिया, अब आप देखें कि जब आप क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं, आपके पास बॉल मौजूद है, आप बॉल को हाथ में रखते हैं, उस वक्त बॉल मूव नहीं कर रही होती, यानी उस वक्त बॉल किस कंडीशन में होती है, स्टेशनरी कंडीशन में होती है, रुकी हुई होती है। स्टेशनरी कंडीशन में है, वो अभी मूव नहीं कर रही। जब आप उसको थ्रो करते हैं, आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी और बॉल को जब आपने थ्रो किया तो अब बॉल ने मूव करना शुरू कर दिया। इसी तरह जब हम फुटबॉल का गेम प्ले कर रहे होते हैं, फुटबॉल में हम क्या करते हैं, जब फुटबॉल है, बॉल ग्राउंड पर रखी होती है, वो मूव नहीं कर रही होती। वो बॉल जब ग्राउंड पर मौजूद है, मूव नहीं कर रही, यानी वो स्टेशनरी कंडीशन में है। और जब उसे किक किया जाता है तो किक करने से क्या होगा, वो बॉल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएगी, बॉल के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। बॉल यहाँ पर मौजूद है, जब इस बॉल को किक किया जाएगा, यहाँ से इसको किक कर रहे हैं, तो किक करने से क्या होगा, ये बॉल मूव करेगा और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ये बॉल चला जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब हम थ्रो कर रहे हैं या किक कर रहे हैं बॉल को, तो हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स का इफेक्ट यहाँ पर क्या आ रहा है, पहले ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशन में था, रुका हुआ था, स्टॉप था, ये मूव नहीं कर रहा था। अब ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी बॉल है, इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये मूवमेंट स्टार्ट कर चुकी है, अब ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा रही है, अपनी पोजीशन भी चेंज कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस में कि फोर्स क्या करती है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करती है, यानी आप ये कह सकते हैं फोर्स मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। ये हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। कोई भी रुकी हुई चीज है जो मूव नहीं कर रही है,
तो फोर्स उसको क्या करती है, मूविंग कंडीशन में ले आती है, उसकी मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। इसी तरह से अगर आप देखें कि एक बॉल अगर ग्राउंड में आप खड़े हैं और ग्राउंड में आपके पास अगर बॉल आ रही है, वो मूविंग कंडीशन में है, वो बॉल एक प्लेस से, ये बॉल मौजूद है, ये मूव करते हुए आप तक जब यहाँ पहुँचती है, ये बॉल जब आपके पास आएगी और इस मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर आप किक करते हैं, ये मूव करते हुए ऑलरेडी ये मूविंग कंडीशन में है, जब ये बॉल मूव करते हुए आएगी, आप इस मूविंग ऑब्जेक्ट को जब किक करेंगे तो अब क्या होगा, इसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। आप इसके ऊपर किक करते हैं और आप किक करने के बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर उसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहे होते हैं। आपने इसको किक किया और किक करने के बाद इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जब भी कोई बॉल आ रही है या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो मूव करता हुआ आ रहा है, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा कि उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी और वो तेजी से मूव करना शुरू कर देगी। तो हम ये कह सकते हैं फॉर फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो फोर्स क्या करता है, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देता है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेज ऑन ऑब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट इफेक्ट हमने क्या डिस्कस किया, फोर्स क्या करता है, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, किसी भी रुकी हुई चीज को मूव करने में हेल्प करता है। जब आप किसी भी रुकी हुई चीज पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो वो मूवमेंट स्टार्ट कर देगी। सेकंड हमने क्या पढ़ा कि फोर्स कैन इंक्रीज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। कोई भी चीज मूव कर रही है, ऑलरेडी वो मूविंग कंडीशन में है, जब हम उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। आप ये इस तरह भी समझ सकते हैं, एक गाड़ी है, कार है, पहले वो खड़ी हुई है, स्टेशनरी कंडीशन में है, साकिन है, वो रुकी हुई है, वो मूव नहीं कर रही। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, यानी हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी, हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं और वो गाड़ी जो है, वो व्हीकल, वो मूव करना शुरू कर देती है फोर्स के थ्रू। अब फोर्स से जब वो मूव कर रही है, फिर हम क्या करते हैं, उसकी स्पीड इंक्रीज करते हैं, उसकी स्पीड को तेज करते हैं, तेजी से चलाना शुरू करते हैं, हम मजीद फोर्स इंक्रीज करते हैं। जब फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो मूविंग कार है या व्हीकल है, वो तेजी से मूव करना शुरू कर देती है। इसी तरह से अगर आप देखें कि जब जिस तरह से फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रही है या उसकी स्पीड को इंक्रीज कर रही है, इसी तरह से फोर्स ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी करवा सकती है, उसकी मूवमेंट को रोक भी सकती है और उसकी मूवमेंट को स्लो डाउन भी कर सकती है। आप ग्राउंड में खड़े हैं, फुटबॉल आपके पास आ रहा है, फुटबॉल गेम हो रहा है, फुटबॉल जब आपके पास आता है, अगर आप उसे अपने लेग की फोर्स से फोर्स देंगे तो वो वहीं पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। आपने उसको वहां पर रोक दिया। ये रुका कैसे, ये मूविंग जो बॉल आ रहा था, मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह से स्टॉप हो गया, इस तरह से कि आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और वो फुटबॉल वहीं पर रुक गया। इसी तरह जब हम क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, कैच करते हैं। वो मूविंग बॉल आ रहा होता है, वो मूविंग कंडीशन में है, जब उसके ऊपर बैट हिट करता है, वो मूव करते हुए जब आपके पास आ रहा है, आप अपने हैंड की फोर्स अप्लाई करते हैं और हैंड की फोर्स से उस बॉल को स्टॉप कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, जिस तरह फोर्स मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है, इसी तरह फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन स्टॉप द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, फोर्स उसको क्या कर सकता है, उसकी मूवमेंट को स्टॉप कर सकता है। जिस तरह आपने कैच लिया, कैच लेने से वो बॉल क्या हो गया, उसकी मूवमेंट स्टॉप हो गई है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉल है, आप उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। आप उसके ऊपर प्रेशर लगा के, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसकी मूवमेंट को स्लो कर सकते हैं। सपोज करें कि आपका कोई भी फ्रेंड है, वो आगे की तरफ भागता हुआ जा रहा है, वो रनिंग कंडीशन में है, वो आगे की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप पीछे से उसको पुल करेंगे, आप अपनी तरफ जब पीछे से खींचेंगे तो उसकी मूवमेंट क्या होगी, पहले स्लो होगी और फिर वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि फोर्स कैन स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स।
ओके, सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट. फोर्स मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है. फोर्स क्या कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करता है. फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर देता है और फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिक्रीज भी कर देता है. जिस तरह स्पीड इंक्रीज कर रहा है उसी तरह स्पीड को डिक्रीज भी कर देता है, स्लो डाउन भी कर देता है मूविंग ऑब्जेक्ट को. इसके अलावा अगर आप देखें कि फोर्स डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है. कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन भी फोर्स के थ्रू चेंज की जा सकती है. हम को जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं, कोई भी व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, जब ड्राइविंग की जा रही होती है, जो भी व्हीकल है, आपके पास कार है, बाइक है, वो एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है और आप डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं और उस व्हीकल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है. तो डायरेक्शन भी फोर्स के थ्रू चेंज होती है. अगर कहीं भी फोर्स अप्लाई की जाए तो हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. जिस तरह के आप ये देखें कि आप जब गेम खेल रहे होते हैं, कैच खेलते हैं, तो बॉल जब एक आपका जो पार्टनर है बॉल थ्रो करेगा, वो आपकी तरफ फेंक रहा होता है और जब आप उसे कैच करने के बाद उसको उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे होते हैं, थ्रो करते हैं. तो इस तरह से फोर्स डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है. इसी तरह से फोर्स जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी शेप भी चेंज कर सकता है. जिस तरह आपके पास अगर आपके हाथ में कोई सॉफ्ट बॉल मौजूद है, प्लास्टिक की, सपोज करें प्लास्टिक की बॉल मौजूद है और आप उसको जब प्रेस करेंगे, उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, उसको प्रेस करने से क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी. इसी तरह से अगर मेरे पास ये चौक मौजूद है, इस चौक को अगर मैं तोड़कर इस तरह से पाउडर फॉर्म में ले आऊंगी तो ये पाउडर फॉर्म बनाने पे क्या हो रहा है, इसकी शेप जो है वो चेंज हो रही है. तो आप इसी तरह एग्जाम्पल ले सकते हैं, बलून है, बलून को आप लेकर जब हाथ से फोल्ड करते हैं, जब उसको ट्विस्ट करते हैं, जब ट्विस्ट करेंगे तो उसमें की भी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. या आप जब उसको प्रेस करते हैं, हाथों में लेके बलून को प्रेस करते हैं तो उससे भी उसकी शेप चेंज हो जाती है. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट्स. वी कैन से दैट फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स. Force can increase speed of moving objects, force can stop the moving object, and force can slow down moving objects, force can change the direction of moving object, and force can change the shape of the objects. ये सारे क्या हो गए, इफेक्ट्स हो गए. फोर्स आपको बताया था, फोर्स इज द पुश और पुल. किसी भी चीज को आप पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो वो वहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं. और फोर्स किस तरह से आपको पता चलता है कि फोर्स एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर फोर्स अप्लाई हुई है, उसके इफेक्ट्स को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर फोर्स अप्लाई हुई है. अच्छा, अब हम अगर ये देखें कि डिफरेंट टाइप की फोर्सेस होती हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, डिफरेंट टाइप की फोर्सेस होती हैं लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी भी कहा जाता है. अब क्या होती है ये ग्रेविटेशनल फोर्स? दो मासेस हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये ऑब्जेक्ट है, सपोज ये बॉल मौजूद है और इसी तरह यहाँ पर एक और बॉल मौजूद है. ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दो मासेस हैं. ये इन मासेस के बिटवीन जो अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वो ग्रेविटेशन कहलाती है. दो चीजें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. जब ये अट्रैक्शन की बात हम करेंगे, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान अट्रैक्शन की बात करेंगे, तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. So what is the gravitational force? Gravitational force is the force of attraction between two masses. दो masses के दरमियान, दो object के दरमियान जो force of attraction मौजूद है, ये gravitational force कहलाती है या फिर हम इसे gravity भी कहते हैं. जैसे कि आपको पता है हमारे पास अर्थ, हम अर्थ पर रहते हैं. अर्थ क्या करती है? हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही होती है. क्या कर रही है? अर्थ ऑब्जेक्ट्स को
अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींच रही है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या कहलाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगी। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। ये दो बॉल ले लीजिए, इसी तरह अर्थ क्या कर रहा है? हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये क्या यहाँ पर कौन सी फोर्स एक्सर्ट हो रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रही है, अप्लाई हो रही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज frictional force. It is also called as friction. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद होती है बिटवीन टू सरफेसेस। दो सरफेस हैं, उन सरफेस के बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद होती है। सपोज कि एक मेरे पास ये सरफेस मौजूद है, ये एक सरफेस है, इसी तरह एक दूसरा ये मैं अगर डस्टर लेती हूँ, ये डस्टर इसकी अपनी एक सरफेस है, ये डस्टर की एक सरफेस मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर क्या मौजूद है? इस डायरी की एक सरफेस मौजूद है। जब मैं इस डस्टर को इस डायरी पर मूव करूँगी, इसकी मूवमेंट होगी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दो सरफेसेस का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, ये एक दूसरे से अटैच हो रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं। यहाँ पर जो फोर्स है वो इस मूवमेंट को क्या करने की कोशिश कर रही है? स्लो डाउन। यहाँ पे जब इसको आप मूव करेंगे तो यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट करती है, एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जो इस मूवमेंट को स्लो डाउन करने की कोशिश करती है, और इस फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। यानी फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गई? इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू सरफेसेस एंड इट स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो भी चीज, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये उसकी स्पीड को स्लो डाउन करता है, उसको मूव करने में हेल्प नहीं करता, उसकी मूवमेंट को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। या तो ये स्टॉप करेगा या फिर ये स्लो डाउन करेगा। जिस तरह रोड के ऊपर, रोड एक सरफेस है, उसके ऊपर कोई भी कार मूव कर रही होती है, तो वहां पे कार और रोड के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद होती है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स उसको स्लो डाउन करने की या स्टॉप करने की कोशिश कर रही होती है। सो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? इट इज द फोर्स विच स्लो डाउन और स्टॉप द मूवमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू सरफेसेस। दो सरफेसेस के बीच में ये फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद होती है। थर्ड टाइप ऑफ फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कौन सी होती है? जो मैग्नेट, आपको पता है कि मैग्नेट मौजूद है। मैग्नेट क्या करता है? चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। कि मैग्नेट किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अट्रैक्ट करता है, जैसे आप ये देखें मेरे पास नेल्स मौजूद हैं, ये मैग्नेट क्या करेगा? इन नेल्स को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने से क्या होगा? यहाँ पर ये देखें, ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये जो फोर्स है दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? वो फोर्स जो मैग्नेट अप्लाई कर रहा है, और किस तरह अप्लाई कर रहा है? चीज़ों को अपनी तरफ पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये फोर्स क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फोर्स कहलाती है। सो नंबर 4 इज अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होता है? आपने ये देखा, कहीं भी अगर वाटर मौजूद है, आप उसके अंदर एक जब पत्थर फेंकते हैं, कोई भी स्टोन थ्रो करते हैं, जब पत्थर आप फेंकते हैं पानी के अंदर, तो वो पत्थर पहले थोड़ा सा ऊपर वापस आता है। क्यों वापस आता है? क्योंकि वाटर उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होता है, और ये फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होती है, नीचे से ऊपर की तरफ होती है। जब वाटर इसको अपवर्ड थ्रो करता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट क्या है? अपवर्ड फोर्स ऑफ वाटर। वाटर यहाँ पर किसी भी चीज को जब ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो वो क्या कहलाती है? अपथ्रस्ट कहलाती है। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ फोर्सेस: ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड अपथ्रस्ट। अब आप देखें कि जो हमारे पास फोर्सेस मौजूद होती हैं, ये फोर्सेस क्या करती हैं? ये जो फोर्स है हमारे पास जो मौजूद होती है, ये फोर्स वीक भी हो सकती है और स्ट्रांग भी हो सकती है। बहुत शदीद किस्म की भी फोर्स आप लगा सकते हैं जिससे कि चीज़ें टूट जाती हैं, और वीक फोर्स होती है जिससे कि ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्सेस क्या होती हैं? वीक भी होती हैं और स्ट्रांग भी होती हैं।
साइज ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होती हैं? फोर्स कैन बी वीक और स्ट्रॉन्ग। फोर्स स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हैं और वीक भी हो सकती है। इनकी क्वांटिटी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जिस तरह हम देखें कि अगर आप चेयर को पुल कर रहे हैं तो वो एक आपने बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करी, वो एक वीक फोर्स है। जबकि आप इसके अपोजिट देखें, अर्थक्वेक आता है, जलजला आता है। अर्थक्वेक में क्या होता है? जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, क्योंकि उसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट आ रहे होते हैं, वहाँ पर डैमेज ज़्यादा हो रहा होता है, तो वो क्या कहलाती है? स्ट्रॉन्ग फोर्स कहलाती है। सो वीक फोर्सेस कैन बी वीक और स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल आपको दे दी, जिस तरह आप चेयर को आप पुल करते हैं या पुश करते हैं तो वो एक वीक फोर्स हुई। जबकि अर्थक्वेक या साइक्लोन जब आता है, बहुत तेज हवा भी चलती है, तो जब तेज हवा चलती है, तूफान आ रहा है, स्टॉर्म आ रहा है, तो वो भी अपने साथ क्या करता है? बहुत सारी चीज़ों को ले जाता है और बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करता है। डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तबाही ज़्यादा होती है। तो वो जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स होती है? स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। इसी तरह अगर हम देखें कि फोर्स तो आपको बता दिया, साइज क्या वीक भी हो सकती है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। फोर्स को हम किस तरह से मेजर करते हैं? मेजरमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? हम फोर्स को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं। और इसके अलावा फोर्स को मेजर करने के लिए फोर्स मीटर भी यूज किया जाता है। सही, फोर्स का साइज बता दिया, फोर्स कैन बी वीक, फोर्स कैन बी स्ट्रॉन्ग। फोर्स को किस तरह मेजर करते हैं? बाय द इंस्ट्रूमेंट स्प्रिंग बैलेंस एंड फोर्स मीटर टू मेजर द फोर्सेस। लाइक दिस इज अ स्प्रिंग बैलेंस। ये एक स्प्रिंग बैलेंस है जिसके अंदर स्प्रिंग मौजूद है, और इस स्प्रिंग को जब हम पुल करेंगे तो ये स्ट्रेच होगा, जब हम इसे पुश करेंगे तो ये कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो ये जो पुशिंग और पुलिंग यानी फोर्स है वो हम इसकी स्ट्रेचनेस से और इसकी कंप्रेसनेस से मेजर कर सकते हैं। इस फोर्स मीटर के ऊपर यहाँ पर स्केल बना होता है, रीडिंग्स लिखी होती हैं, और यहाँ पर हम इसको मेजर कर सकते हैं। एक बात और कि हम फोर्स को जो मेजर करते हैं, फोर्स की यूनिट क्या है? फोर्स की यूनिट है न्यूटन। फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर जो स्केल बना हुआ है ये यहाँ न्यूटन में होगा, और हम जब इसके अंदर, ये स्प्रिंग बैलेंस है, इसके अंदर जब हम वेट डालेंगे तो इस वेट से क्या होगा? ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, और स्प्रिंग के स्ट्रेच होने से, ये वेट है इसके अंदर, ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। जितना वेट हम बढ़ाते जाएंगे स्प्रिंग की स्ट्रेचनेस बढ़ती जाएगी, और फिर हम इस तरह से इस स्केल के थ्रू यहाँ फोर्स की अमाउंट को मेजर कर सकते हैं कि कितना वेट यहाँ मौजूद है, कितनी फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। सो फोर्स का साइज हमने आपको डिस्कस कर लिया। हमने डिस्कस किया कि फोर्स कैन बी वीक और स्ट्रॉन्ग, और फोर्स कैन बी मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस बाय द इंस्ट्रूमेंट दैट आर स्प्रिंग बैलेंस एंड फोर्स मीटर, एंड द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन में फोर्स को मेजर किया जा सकता है। सिंबल ऑफ न्यूटन इज एन। हम इसको एन में मेजर करते हैं। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक टाइम पे बहुत सारी फोर्सेस भी अप्लाई हो सकती हैं। यानी आप क्या कह सकते हैं कि मोर देन वन फोर्स कैन अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन। एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई हो सकती हैं एक ही टाइम पर, एट अ टाइम, एक ही वक्त में एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेस भी अप्लाई हो सकती हैं, और इन फोर्सेस की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। जैसे कि हम अगर एक एग्जांपल लें, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, यहाँ पर एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, कहाँ पर मौजूद है? ये स्काई में मौजूद है। एरोप्लेन स्काई में, आसमान के ऊपर, आसमान पर फ्लाई कर रहा है। जब ये एरोप्लेन फ्लाई कर रहा होता है तो इसके ऊपर एक फोर्स कौन सी एक्सर्ट करती है, जो लग रही होती है, वो है इसके वेट की फोर्स। और वेट की फोर्स कहाँ पर लगती है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड फोर्स है, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि वेट कहला रही है, और ये डाउनवर्ड अप्लाई हो रही है, इस एरोप्लेन को नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रही है। इसी के अपोजिट एक और फोर्स अप्लाई होती है जो कि क्या करती है? इस एरोप्लेन को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करती है, और वो फोर्स कहलाती है लिफ्ट।
ये फोर्स लिफ्ट कहलाती है। तो यहाँ पर इस वक्त 2 फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स है जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दूसरी फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। एक को हम वेट कह रहे हैं और दूसरे को हम लिफ्ट कह रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड भी फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं। इसकी बैकवर्ड जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो ड्रैग फोर्स कहलाती है, और ये ड्रैग फोर्स क्या होती है, जो एयर है उसकी रेजिस्टेंस है। जो एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्ट कर रही है इसकी मूवमेंट को, इसको आगे की तरफ बढ़ने से रोक रही है, उस एयर रेजिस्टेंस को ड्रैग कह रहे हैं। जो एयर इसको पीछे की तरफ पुश कर रही है, जबकि एरोप्लेन के अंदर इंजन की जो फोर्स है वो इसको आगे की तरफ मूव करवा रही है, और वो कहलाती है अप थ्रस्ट। ये सिर्फ थ्रस्ट है, ओके, दिस इज थ्रस्ट। यहाँ पर जो फोर्स इसको इंजन की फोर्स है जो इसे आगे की तरफ मूव करवा रही है वो थ्रस्ट कहलाती है। तो जब एरोप्लेन फ्लाई करता है तो एट अ टाइम उसके ऊपर 4 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, वेट, डाउनवर्ड, अपवर्ड लिफ्ट, बैकवर्ड ड्रैग और फॉरवर्ड थ्रस्ट फोर्स होती है। इनकी जो फोर्स की जो साइज होगा ये डिफरेंट होगा, इनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट होंगी। फोर्स का जो साइज है उसको हम किससे यहाँ पर डिनोट करते हैं, किससे जाहिर करते हैं? जो फोर्स का साइज है वो हम एरो की लेंथ से बताते हैं। फोर्स के लिए हम यहाँ एरो बना रहे हैं और एरो की जो लेंथ है वो क्या बताती है, इस फोर्स का साइज बता रही है कि ये कितनी साइज की फोर्स है। और इसका जो एरो है, एरो जो इसका है, जो हेड है, वो ये बताता है इसकी डायरेक्शन, कि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है। तो फोर्स के लिए हम एक एरो यूज करते हैं, एरो बनाते हैं, और जो इसकी लेंथ है वो क्या बताती है, इसका साइज बताती है, और इसका हेड इसकी डायरेक्शन बताता है। सो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट many forces can apply on an object at a time in different direction। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस भी एक ही वक्त में अप्लाई हो सकती हैं और उनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट होती है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? मैग्नेट चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जैसे एक मैग्नेट मौजूद है, ये मैग्नेट क्या करेगा, इन नेल्स को अपने साथ अट्रैक्ट कर लेगा, इसको अपनी तरफ पुल करेगा। तो ये जो फोर्स है जो मैग्नेट अप्लाई करता है, एक्सर्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट पर, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। सो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या कर रही है, चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही होती है, और किसके थ्रू होती है, ये मैग्नेट के थ्रू होती है। मैग्नेट कैन अट्रैक्ट थिंग्स टूवर्ड्स इट, अपनी तरफ इसको खींच सकता है। मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेट क्या करता है, जिन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उन ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स कॉल्ड एज मैग्नेटिक मटेरियल। और मैग्नेटिक मटेरियल में क्या आ जाता है, आयरन, स्टील, आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है, आयरन से बनी हुई चीज़ों को, स्टील से बनी हुई चीज़ों को, निकल और कोबाल्ट से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो दे आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक मटीरियल। मैग्नेट जिन मटीरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उन मटीरियल्स को मैग्नेटिक मटीरियल कहा जाता है। इसी तरह मैग्नेट जिन मटीरियल्स को अट्रैक्ट नहीं करता है वो नॉन मैग्नेटिक मटीरियल कहलाते हैं। The materials which are not attracted by magnet called as non-magnetic materials. जिन्हें अट्रैक्ट कर रहा है वो मैग्नेटिक मटेरियल हैं, और जिन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करता वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं, लाइक प्लास्टिक, वुड, ग्लास, कॉपर एंड एल्युमिनियम।
इन ऑब्जेक्ट्स को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है। सो आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट आर मैग्नेटिक मटेरियल। क्यों कह रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल? बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। एंड प्लास्टिक, वुड, ग्लास, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बिकॉज दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। अब हम अगर मैग्नेट को देखें तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल कहलाता है और दूसरा साउथ पोल। एक एन पोल कहलाता है और दूसरा एस पोल। ये जो रेड कलर का है ये एन पोल है और ब्लू कलर का ये एस पोल है। तो यहाँ मैग्नेटिक के दो पोल हो गए, एन पोल एंड एस पोल। यहाँ मैग्नेटिक के यहाँ अगर आप देखें तो मैग्नेट सिर्फ अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई नहीं करता बल्कि रिपल्जन की फोर्स भी अप्लाई करता है। अगर मैं ये दो मैग्नेट लूँ तो यहाँ पर ये एस पोल है, इसी तरह इसका ब्लू जो है ये एस पोल है। ये क्या कहलाएंगे? ये भी एस पोल है और ये भी एस पोल है। एस पोल क्या कहलाएगा? लाइक पोल्स कहलाएंगे। या एन पोल है तो ये एन पोल क्या कहलाएंगे? लाइक पोल कहलाएंगे। जो लाइक पोल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, पुल नहीं करते, ये पुश कर रहे होते हैं एक दूसरे को, एक दूर की तरफ प्रेस कर रहे होते हैं, दूर की तरफ फोर्स लगा रहे होते हैं। तो ये कहलाती है फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो फोर्स ऑफ रिपल्जन कब अप्लाई होती है? जब सेम पोल होते हैं, लाइक पोल होते हैं, एक जैसे पोल हैं, नॉर्थ को नॉर्थ से मिलाएंगे या एस को एस से मिलाएंगे, साउथ को साउथ से मिलाएंगे, तो उस वक्त क्या होगा? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे को पीछे धकेल रहे होते हैं। तो ये फोर्स ऑफ रिपल्जन कहलाती है। जो लाइक पोल्स हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल कर रहे होते हैं, ये फोर्स ऑफ रिपल्जन कहलाती है। जबकि जो अनलाइक पोल हैं, जिस तरह नॉर्थ है और ये साउथ है, ये एन पोल है, ये एस पोल है, ये एन पोल और एस पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ये देखें जुड़ गया है, ये एन पोल और एस पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो अनलाइक पोल्स होते हैं, अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि लाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन की फोर्स है जिसमें कि अनलाइक पोल नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एन पोल है। एन पोल अट्रैक्ट करेगा किसको? एस पोल को। ये अनलाइक पोल्स कहलाते हैं और अनलाइक पोल्स के दरमियान क्या मौजूद होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अनलाइक पोल क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। जबकि एन पोल को अगर आप एन पोल से मिलाएंगे या एस पोल को आप एस पोल से मिलाएंगे तो दे आर कॉल्ड एज लाइक पोल। और ये लाइक पोल क्या करेंगे? अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे और वो फोर्स कहलाएगी फोर्स ऑफ रिपल्जन। सो मैग्नेट सिर्फ अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई नहीं करता बल्कि ये रिपल्जन की फोर्स भी अप्लाई करता है। सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर एंड इन दिस today's lecture we have discussed about the definition of force, what is force, effects of force, size of force, unit of force और instrument किससे हम measure करते हैं। और हमने इसके अलावा क्या डिस्कस किया है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेस भी अप्लाई हो सकती हैं और हमने मैग्नेटिक फोर्स को डिस्कस किया है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एक्सरसाइज वर्क। ओपन पेज नंबर 154. Review questions on page number 154. Question number 1.
स्टूडेंट आप करेंगे क्या, पहले आप चैप्टर 8 का टाइटल पेज बनाएंगे, फोर्सेस का टाइटल पेज बनाने के बाद फिर आप रिव्यू क्वेश्चन का हेड देकर क्वेश्चन कॉपी करेंगे और फिर आंसर राइट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, अली बैंड हिज प्लास्टिक रूलर। अली क्या कर रहा है, अपने प्लास्टिक रूलर को बैंड कर रहा है। जब रूलर को बैंड किया जाएगा तो अब हम यहाँ पे बेंडिंग में क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, जो रूलर है वो बैंड हो रहा है, यानी उसके अंदर मूवमेंट हो रही है, और मूवमेंट के साथ साथ उसकी शेप भी चेंज हो रही है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है, अली बैंड्स हिज प्लास्टिक रूलर, इज ही पुशिंग और पुलिंग द रूलर। वो बैंड कर रहा है तो वो पुश कर रहा है या पुल कर रहा है रूलर को। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। कौन सा फंक्शन हो रहा है यहाँ पर, पुशिंग का फंक्शन हो रहा है। एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेस ऑन द रूलर। अब जो फोर्स अप्लाई हो रही है रूलर पे, उसका इफेक्ट क्या होगा, इससे उसके अंदर मूवमेंट हो रही है, फोर्स रूलर मूव कर रहा है और रूलर की शेप चेंज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, अली एंड रफ़ीक आर प्लेइंग बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल रहे हैं अली एंड रफ़ीक, और आपको यहाँ पर जो टेबल दिया हुआ है इसको कंप्लीट करना है। पहला एक्शन आपके पास राइट हुआ हुआ है, लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में लिखा है इज इट अ पुल और पुश। आपको ये बताना है कि ये पुश है, फोर्स है या पुल फोर्स है, और फिर इसके इफेक्ट्स बताने हैं नेक्स्ट कॉलम में। एक्शन क्या है, थ्रोइंग अ स्टेशनरी शटलकॉक इनटू द एयर बिफोर सर्विंग। यानी आप क्या कर रहे हैं, शटलकॉक को एयर के अंदर जब आप उसको थ्रो कर रहे हैं, जब शटलकॉक को एयर के अंदर थ्रो करेंगे, आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो अब आपको ये बताना है कि ये पुश कर रहे हैं आप या पुल कर रहे हैं। तो जब शटलकॉक को आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो आप क्या करते हैं, इसको पुश करते हैं। तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा पुश। और इफेक्ट्स में क्या होगा कि पहले जब शटलकॉक आपके हैंड में है उस वक्त ये स्टेशनरी कंडीशन में है, और जब आप उसको ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो वहाँ पर उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो रही है। तो आपने क्या करा, मेक द शटलकॉक टू मूव, आपने उसको मूव कर दिया है। सेकंड एक्शन क्या है, हिटिंग द मूविंग शटलकॉक विद अ रैकेट। अब आपने क्या करा, जो शटलकॉक है उसको रैकेट से जब हिट करा है तो हिट करने का प्रोसेस भी क्या होगा, ये पुशिंग का प्रोसेस होगा। और जब आप उसको हिट कर रहे हैं तो अब आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। पहले आपने उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, अब आपने उसको जब रैकेट से हिट किया तो आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। सो ये इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ शटलकॉक। थर्ड एक्शन क्या है, एक्सीडेंटली स्टीपिंग ऑन अ शटलकॉक। अगर हादसाती तौर पर आपका पैर शटलकॉक पर जब पड़ जाता है तो फिर क्या होता है, अब आपने उसको क्या किया है, फिर से अगेन कौन सा एक्शन किया है, पुशिंग का एक्शन किया है। आपने उसको पुश कर दिया है, और पुश करने से क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। और इफेक्ट में क्या आ जाएगा, इफेक्ट ऑफ द फोर्स क्या होगा, चेंज द शेप ऑफ द शटलकॉक। सो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कॉलम बनाकर इसको सॉल्व कर लेंगे। आंसर आपको कंटेंट सोल्यूशन में अवेलेबल होंगे, वहां से देखकर आप इसको कॉपी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 is A maglev train is lifted. Maglev train क्या होती है, मैग्नेटिक ट्रेन होती है। Maglev train is lifted above the train track by magnetic repulsion when it is moving। और ये जो मैग्नेटिक ट्रेन होती है, ये इसकी जो क्या कहना चाहिए कि जो इसकी पटरी है जिसके ऊपर ये मूव कर रही होती है, वहाँ पे रिपल्जन की फोर्स होती है, इनके दरमियान अट्रैक्शन नहीं होती। उस ट्रेन ट्रैक और उस ट्रेन के दरमियान कोई भी अट्रैक्शन नहीं होती, बल्कि रिपल्जन की फोर्स होती है। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैग्लेव ट्रेन क्यों फास्टर मूव करती है देन अ नॉर्मल ट्रेन। नॉर्मल ट्रेन से ज़्यादा फास्ट क्यों मूव करती है, वो क्यों मूव करती है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन की फोर्स नहीं है। अट्रैक्शन नहीं है तो यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स कम से कम है। फ्रिक्शन की फोर्स कम होने की वजह से मैग्लेव ट्रेन इजीली मूव करती है और फास्टर मूव करती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज रिड्यूस्ड हेयर। यहाँ पर क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा कम मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज
यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पानी ऊपर से नीचे क्यों पानी गिरता है, व्हाई डज वाटर फॉल, नीचे पानी क्यों आता है। आपको भी मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स बताई थी कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जब वाटर ऊपर से नीचे गिर रहा है वो नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाय द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से, जो अर्थ की फोर्स है उसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वाटर हमेशा ऊपर से या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज गोइंग अप द स्लोप टेक मोर एफर्ट देन गोइंग डाउन। जब भी आप अगर स्लोप पर या स्टेयर्स पर चढ़ते हैं तो ऊपर जाने में आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू अगर आप वापस आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसका रीज़न आपको बताना है। आपको ऊपर जाते हुए क्यों ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स का पॉइंट आता है। अर्थ की अट्रैक्शन मौजूद है, ज़मीन हमें भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमें उसके अपोजिट जाने के लिए ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, और जब हम वापस आ रहे होते हैं तो उस वक्त हमारी एफर्ट कम होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरफ ही जा रहे हैं, हम उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। ऊपर जाने के लिए हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, और जब हम नीचे डाउनवर्ड मूव करते हैं तो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ ही आ रहे होते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, कंपेयर मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल ब्लू। यहाँ पर टेबल दिया गया है, अब आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। टाइप ऑफ फोर्स में क्या दिया गया है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अभी आपको दिखाया कि जो मैग्नेट है वो क्या करता है, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ उसको पुल कर रहा है। तो ये कौन सा एक्शन हुआ, पुलिंग का एक्शन हुआ। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, पुल हुआ। इसी तरह से अब ये कह रहे हैं आगे, कैन इट एक्ट एट अ डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस से भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो मैग्नेट चीज़ों को डिस्टेंस से भी अट्रैक्ट कर सकता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या होती है, पुशिंग फोर्स है। जब आपको दिखाया नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं, और ये भी डिस्टेंस से भी एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं। थर्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया कि जिस तरह अभी आपको बताया, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो ये क्या कर रही है, चीज़ों को अपनी तरफ पुल कर रही है, ये पुलिंग फोर्स है, और ये भी डिस्टेंस से एक्सर्ट होती है। नाउ स्टूडेंट्स, राइट डाउन योर होमवर्क। आपको करना क्या है, आपको इस चैप्टर 8 की रीडिंग करनी है। आपको पेज नंबर 134 से आगे 145 तक आपको मैंने समझा दिया है। तो आपको रीडिंग कहाँ से कहाँ तक करनी है, पेज नंबर 134 टू 145 पेजेस को आप रीड करेंगे, ताकि आपके जितने भी पॉइंट्स अगर अभी भी अनक्लियर हैं तो वो क्लियर हो जाए। और दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो with the same chapter, forces, and we will discuss the different types of forces. Till then, Allah Hafiz.